Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about most important MCQs of Indian Evidence Act. आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के MCQs को कवर करने जा रहे हैं। देखिए आई ऑलवेज से कि ये जो सीरीज है MCQs की सीरीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और अगर आपको सीक्वेंस वाइज ये सीरीज देखनी है बाकी जो जजमेंट्स या बदलाव हमारी सीरीज है और जो स्टैटिक टॉपिक्स हम कवर करते हैं इफ यू वांट टू सी ऑल दोज थिंग्स तो हमारी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है यू प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, अब बात करें एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अगर आपको लॉ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, कुछ भी क्वेरी है कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, यू कैन प्लीज टेल मी और आप यू कैन आस्क मी। आप इंस्टा पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। देखिए जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट? तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट गिवन बाय evidence given by the witness will not be relevant under section 33 of the Indian Evidence Act 1872? सेक्शन 33 के अंडर इनमें से ऐसा कौन सा एविडेंस है जब विटनेस लेकर आएंगे, अगर जो भी विटनेस है वो आना चाहते हैं एविडेंस देने के लिए, लेकिन उनको अंडर सेक्शन 33 जो है वो रेलेवेंट नहीं माने जाएंगे। देखिए अब सेक्शन 33 की बात करें तो कौन से एविडेंस होते हैं? देखो अगर कोई पर्टिकुलर विटनेस है, ठीक है, ये हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग के स्टार्टिंग के स्टेज में उसने क्या किया, अपना एविडेंस दिया और उसके लेटर स्टेज में भी क्या होगा, उस प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज में ये जो एविडेंस है वो मान लिया जाएगा। सब्सिक्वेंट जो आगे होगा उसमें भी क्या होगा, ये एविडेंस मान लिया जाएगा लेटर स्टेज में, राइट? तो अब सेक्शन 33 के अंदर मुझे बताइए कौन से ऐसे विटनेस है जो रेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। ए बी सी डी। ए बात क्या करता है, ऐसा विटनेस जो अब्रॉड रह रहा है, क्या वो अगर लेटर स्टेज पर उसका जो पहले दिया होगा एविडेंस वो माना जाएगा? अगर कोई विटनेस डेड है, अगर कोई नहीं मिल रहा है विटनेस या फिर कॉमा में है, मतलब एक तरीके से देखो कि कोई विटनेस है, उसने एक स्टार्टिंग के स्टेज में कोई अपना एविडेंस दिया, उसके बाद में भी क्या वही जो एविडेंस है वो उसको वो एविडेंस या फिर कोई स्टेटमेंट जो उसने दी है वो मान ली जाएगी, क्या वो रेलेवेंट होगी या फिर उसको फिर से बुलाया जाएगा? ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस केस में सेक्शन 33 के अंदर इनमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं आती? नहीं, विल नॉट बी, नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, विल नॉट बी रेलेवेंट, ए बी सी डी। तो इसका आंसर होगा गाइस ए, अब्रॉड। कि कोई अगर अब्रॉड रहा है तो बुला लो भाई, लेटर सब्सिक्वेंट स्टेज में बुला लो, लेकिन जो डेड हैं, जो नहीं मिल रहे या फिर जो कोमा में है, उनको तो हम नहीं बुला सकते बाद में। तो जो उन्होंने पहले अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं विटनेसेस ने, वो बाद में भी क्या होगी, रेलेवेंट हो जाएंगी, उनको बाद में भी माना जाएगा। ये हमारा जो है वो हमारा सेक्शन बात करता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो जनरली डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिसिबल एज एविडेंस अंडर। बताओ भाई, बम क्वेश्चन, मतलब बहुत ही मेन क्वेश्चन डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ने बैठ जाएंगे अगर हम तो बहुत ही डेप्थ में इसको एनालाइज करना पड़ता है, बहुत ही इससे क्वेश्चंस बनते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में। तो हमको पर्टिकुलरली बेसिक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। इज इट सेक्शन 20, इज इट 25, इज इट 32, इज इट 35? तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा सेक्शन है जो डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? मतलब जो बहुत ही एक नॉर्मल सी टर्म में मैं आपको बोलूं, डाइंग डिक्लेरेशन, जो इंसान मर रहा है वो अगर कुछ डिक्लेयर कर दे, वो अगर कुछ स्टेटमेंट दे दे। मान लो ये ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी को बोला, मरते मरते बोला है कि देखिए सी की वजह से मैं आज इस टाइम पे ये जो मैं मर रहा हूं वो सी की वजह से मर रहा हूं। ठीक है, सी ने मुझे इतना मारा कि मैं अब मर रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ भी उसने कह दिया, तो ये क्या होती है, डाइंग डिक्लेरेशन। वो डिक्लेयर करके चले गए, अगर मर गए तो मतलब डिक्लेयर करके चले गए कि सी की वजह से वो उनकी मौत हुई है। तो ये चीज कहां पर डील करती है? तो इसका आंसर क्या बनता है, ए बी सी डी। कौन सा सेक्शन है ऐसा? इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी, इज इट डी? तो इसका सेक्शन सी हमारा जो है वो बात करता है। सेक्शन 32 में इसके बारे में बात की जाती है, और भी जो है जो स्टेटमेंट्स है उनको एडमिसिबल माना जाता है अंडर सेक्शन 32। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलरली कल हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो सेक्शन 32 क्लॉज क्लॉज वन वन बात करता है हमारे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन डैश एक्सेप्शनल केसेस।
सेकेंडरी एविडेंस कौन से एविडेंस होते हैं? पहले तो देखो, एविडेंस एक्ट अपना है, एविडेंस एक्ट बात करता है कि तेरा टू टाइप ऑफ एविडेंस, वैसे तो ओरल और रिटन ये भी आता है, लेकिन अगर एक प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस की आप वही एविडेंस लाकर प्रॉपर दे रहे हो। मानो कि एक क्या है, मुद्दा चल रहा है कि ए पर्सन ने विल नहीं बनाई है, ठीक है, मुद्दा ये चल रहा है। और क्या क्यों चल रहा है? क्योंकि बी कह रहे हैं कि जो मेरे पास असली विल है, और ए कह रहे हैं मेरे पास असली विल है। अब बी अगर वही विल सामने कोर्ट के ले आए, तो वही विल जिसका मुद्दा चल रहा था, वही प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये ले आए, तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन अगर अगर सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप बिलीव करवाना चाहते हो कोर्ट के पास, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट की क्या ले आए हो? सर्टिफाइड कॉपी ले आए हो, ठीक है। या फिर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आपको दूसरी सर्टिफाइड कॉपी लाने के लिए मतलब आप खुद ही मजबूर हो कि मुझे कॉपी लेकर आनी पड़ रही है इसके लिए। या फिर वो जो जो डॉक्यूमेंट है वो मूव नहीं किया जा सकता, तो ऐसी चीजें का आप सर्टिफाइड कॉपी अगर आप ले आए, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारे सेकेंडरी एविडेंस। और सेक्शन 65 इसी के बारे में बात करता है। सेक्शन 65 ना आपको सर्कमस्टांसेस देता है कि इन इन सर्कमस्टांसेस के अंडर आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एडमिट हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कि कितने हैं कैन बी एडमिटेड इन डैश एक्सेप्शन, और ये जो केसेस हैं, ये कितनी एक्सेप्शंस इस 65 में दी गई हैं? देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें याद हो जाती हैं पर्टिकुलर। अब मुझे ना प्रॉपर पेज याद आ गया जिस पेज में ये मैंने पढ़ा हुआ था, मतलब जो बेयर एक्ट का हमारा पेज है। मुझे बताइए कितनी एक्सेप्शंस है? इज इट 3, इज इट 5, इज इट 7 और 9? सेक्शन आपको पूरा बता दिया। अब मतलब आपको ये भी डिफरेंस भी बता दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में भी बता दिया। तो सेकेंडरी केसेस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको किन एक्सेप्शंस के अंडर एडमिट किया जाता है, कितनी एक्सेप्शंस है जो 65 में दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। 7 एक्सेप्शंस जो है हमारी दी गई हैं, और इन 7 एक्सेप्शंस के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, हमारे जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलें। डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हैज बीन गिवन अंडर डैश ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। डेफिनेशन कहां दी गई है? देखो, अब जब बात की है एविडेंस की, हमने बात की, हमने ये बात की कि देखिए प्राइमरी एविडेंस हुए और सेकेंडरी एविडेंस हुए। प्राइमरी की भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन दी होगी, सेकेंडरी की भी दी है। अब सेकेंडरी का मुझे बताइए, प्राइमरी का चलो मैं बता देती हूँ 62। अब सेकेंडरी का जल्दी से मुझे बता दो, सेकेंडरी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेकेंडरी के बारे में कहाँ बताया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, दूसरी चीज आपको मुझे बतानी है। तो इसका सेक्शन क्या आ जाता है? सेक्शन 63। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। 63 के अंदर क्या बात की गई है? सेकेंडरी डेफिनेशन, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन दी गई है। आपको मैंने बता दिया कि सेकेंडरी डेफिनेशन, जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते क्या है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 गिव्स प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के प्रूफ के रिगार्डिंग बात की गई है, और ये किस सेक्शन के अंडर आता है? थोड़ा सा बता दूं, अमेंडमेंट के थ्रू आया है ये सेक्शन। अब मुझे जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो कहां पर डील करता है, किस सेक्शन में डील करता है? आईटी एक्ट जो है ना वो अमेंड हुआ था, तो आईटी एक्ट के रिगार्डिंग एविडेंस एक्ट भी अमेंड हुआ था। एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस अमेंड हुए थे, आईपीसी के कुछ सेक्शंस जो अमेंड हुए थे, तो आईटी एक्ट के अमेंडमेंट के साथ ये भी हुए। क्योंकि देखो, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उस तरह से हमारे क्राइम भी आगे बढ़ सकते हैं। उस तरह से अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करता है। पहले क्या होता था? पहले हम नॉर्मल सिग्नेचर करते होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब उसके लिए प्रोविजन भी तो डालनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं। तो अगर वो एविडेंस ही, अगर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एविडेंस लाना होगा तो उसके लिए प्रोविजन डालनी होगी। तो ये प्रोविजन आ गई हमारी अमेंडमेंट के थ्रू। पर सेक्शन कौन सा है ये बताओ मुझे? इज इट सेक्शन 67, इज इट 67 ए, बी और सी? ए, बी, सी या डी? जनाब मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? प्रूफ, प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज 67 ए। सेक्शन 67 ए बात करता है इसके बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रूफ ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है कि उस कौन सा ऐसा सेक्शन है जो डील करता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को? सेक्शन 78, 82, 71 और 74। व्हाट आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? कौन से हुए? देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपके कोई एक्ट्स आ गए, आपकी कोई ऑर्डिनेंसेस आ गए, ठीक है, आपको इनको प्रूव करना है। अगर
तो इनको ये आ गए हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अब ये किस सेक्शन के अंडर आते हैं? सेक्शन 78 आता है, 82 आता है, 71 आता है या फिर 74 आता है? बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ये सब हमारे एविडेंस एक्ट के अंडर आ रहे हैं। अब अगर आपको लगे कि एविडेंस होता क्या है, देखो पर्टिकुलरली आपको ये भी समझना होगा कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस अगर हम हिंदी में बात करें तो ये हमारा क्या है? एक सबूत है जनाब। हर चीज का सबूत चाहिए होता है कोर्ट को। मैंने अगर किसी इंसान को मारा है तो मैंने किस चीज से मारा होगा? अगर मैंने गन से मारा है, गन हो गई, गन पुलिस वालों ने गन को निकाल दिया कि हाँ इस गन से मारा था, वो क्या होगी? एविडेंस होगी। मैंने चाकू से मारा है, चाकू क्या बन जाएगा? एविडेंस मान लिया जाएगा। किसी विटनेस ने मुझे देख लिया, उसकी बात को एविडेंस के थ्रू मान लिया जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं। ठीक है, अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपने कोई आप चीज ले आए कि भाई इस एक्ट के अंडर ये बात लिखी गई है, एक्ट को आपको प्रूव करना है, तो किस सेक्शन में प्रूव करेंगे आप मुझे बताइए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है, कौन सा सेक्शन है? तो हमारा ये सेक्शन आ जाता है 78। सेक्शन 78 के अंदर हमारी बात होती है जनाब। ठीक है, सेक्शन 78 में इस बारे में बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। इसको तो स्टार मार्क करिए, आप इसको स्टार मार्क करिए प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन जाता है, अ पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। एक ए पर्सन है, ये हमारी कोर्ट बैठी हुई है। ठीक है, ये हमारे जज साहब है। इन जज साहब ने इस पर्सन को क्या किया? समन भेजा कि आपको ये पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डज नॉट बिकम अ विटनेस इन द केस अनलेस ही इज कॉल्ड अ विटनेस। कि अब ये ए पर्सन जो है वो विटनेस नहीं बन जाता। मतलब सिर्फ अगर इसने डॉक्यूमेंट ही पेश किया है तो ये विटनेस नहीं बन जाएगा अनलेस इसको एज अ विटनेस बुलाया जाए। बी ऑप्शन बात करता है कि ऑटोमेटिकली बिकम्स अ विटनेस इन दिस केस, कि अगर डॉक्यूमेंट के साथ इसको बुलाया गया तो मतलब ये विटनेस बन गया। ऑटोमेटिकली विटनेस बिकम्स एन हॉस्टाइल विटनेस इन दिस केस, हॉस्टाइल विटनेस बन गया जिसकी बात नहीं माना जाएगी। हॉस्टाइल विटनेस एक पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी हम क्वेश्चंस पे लगे हैं तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एंड डी ऑप्शन क्या बात करता है? कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड विदाउट बीइंग कॉल्ड एज अ विटनेस। कि अब क्योंकि आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हो तो आपको उसी टाइम क्या कर दिया जाएगा? आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाएगी। मैंने आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक, एक हमारा सेशन है क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन के बारे में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाएगा उस पर्सन से विदाउट उसको विटनेस बुलाए हुए। तो बताओ मुझे अब क्या होगा? किसी पर्सन को सम्मन भेजा, एक डॉक्यूमेंट उससे मंगवाया, कोई भी डॉक्यूमेंट उससे मंगवाया, अब उसका क्या हश्र होगा कालिया? मुझे बताओ जनाब, क्या होगा? ए बी सी डी, क्या होगा? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाता है गाइस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डज नॉट बिकम अ विटनेस इन द केस अंटिल ही अनलेस ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। ठीक है, बहुत बार ऐसा सिनेरियो होता है, कई बार ना ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे बैंक की एंट्रीज कह लो, कई बार एंट्रीज बुलाई जाती हैं। अब कोई पर्सन, कोई भी बैंक का ऑफिशियल, मान लो कोई मैनेजर या फिर नॉर्मल सा पर्सन है, वो क्या आ गया, वो एंट्रीज लेकर आ गया, तो क्या उसको हम विटनेस मान लेंगे? और अगर विटनेस मान लेंगे तब तो उससे चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ होगा। तो ऐसा होगा क्या? नहीं। जब तक उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाता तब तक वो विटनेस नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस। कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का? यू विल टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। देखो, जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं चीजों में। अब मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो अमेंड किया गया है जब हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया। इन ऑप्शंस में से आपको देखना है, सेक्शन 32, सेक्शन 55, सेक्शन 119, सेक्शन 124। ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है या फिर डी ऑप्शन ठीक है? कौन सा सेक्शन हुआ है अमेंड? चलिए बताइए मुझे, ए बी सी डी, कौन सा चीज है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ठीक है? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। सेक्शन 119 हमारा जो है वो अमेंड किया गया था। देखो, पहले इसको कहा जाता था डम विटनेस, डम विटनेस के बारे में डम विटनेस कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया है? विटनेस नॉट एबल टू कम्युनिकेट वर्बली। विटनेस नॉट एबल टू कम्युनिकेट वर्बली, अब इसका नाम रख दिया गया है। तो अगर ऐसा कोई विटनेस है जो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप साइन लैंग्वेज से कुछ भी लिख दीजिए, तो आपकी बात को है हम मान सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 119 इस बारे में बात करता है, और सेक्शन 119 जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जब अमेंड हुआ, मतलब जब आया, तो उसके बाद में ये भी अमेंड हुआ हमारा सेक्शन, राइट।
तो आई होप आज आपको सारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ हम एमसीक्यूज ही नहीं करते, एमसीक्यूज की एक एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाती है, टॉपिक आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो एक आपके जो हमने क्वेश्चंस किए होते हैं वही कवर नहीं होते, उसके साथ में आपके और भी इतने ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सो दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर इफ यू वांट एनी टॉपिक, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आपको चाहिए कि वो टॉपिक मैम समझा दीजिए, प्लीज लेट मी नो द टॉपिक, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, और तब तक नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, अपनी हेल्थ का मेजरली ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।